नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय शंकर शर्मा। हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए अब प्रारंभ करते हैं। जो तीसरा कौशल है पठन कौशल। तीसरा कौशल है पठन कौशल। तीसरा कौशल है पठन कौशल। मुख्य उद्देश्य आप सभी को पता है। पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है पठित्वा अर्थग्रहणम। पठित्वा अर्थग्रहणम, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। पढ़कर अर्थ को ग्रहण करना। अर्थ को ग्रहण करना। पढ़कर अर्थ को ग्रहण करना। और निश्चित है कि पढ़कर के ही हम अर्थ को ग्रहण करने में समर्थ होते हैं। यह तीसरा कौशल है। भाषा का कौन सा कौशल है? तृतीय कौशल। तृतीय कौशल तीसरा कौशल है। इनको इसी क्रम में हमारे को ध्यान रखना है। क्या है इसका मतलब? लिखित रूप में जो विद्यमान कोई अंश है उसको पढ़ कर के उसके जो भाव हैं उनके भावों को ग्रहण करना ही पठन कौशल है। क्या है इसकी परिभाषा? लिखित रूप में विद्यमान सामग्री या अंश जो भी आपके पास में उपलब्ध है को पढ़कर उसमें निहित भावों को ग्रहण करना ही पठन कौशल है। पठन कौशल है। मात्र पढ़ना ही पठन कौशल नहीं है। कैसे पढ़ना है? भावों को ग्रहण करने का सामर्थ्य विकसित हो सके, वही पठन कौशल है। अर्थात जो आपके पास में लिखा हुआ है उस लिखे हुए को आप पढ़ कर के उसमें निहित जो भाव हैं उनको समझ सको, तो ही पठन कौशल में हमें दक्षता प्राप्त हो सकती है। पठन कौशल का जो मूल आधार है वो क्या है? पठन कौशल का मूल आधार, पठन कौशल का मूल आधार क्या है? क्या है? लिपिबद्ध ध्वनि है। मूल आधार लिपिबद्ध ध्वनि है। लिपिबद्ध ध्वनि है। और पठन कौशल को ही वाचन कौशल बोलते हैं। पठन कौशल का ही नाम है वाचन कौशल। सबसे प्रश्न बन चुके हैं एग्जाम में। एक एक पंक्ति बहुत परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको आपको ध्यान में रखना। मनोविज्ञान के अनुसार मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि श्रवण की अपेक्षा सुनने की अपेक्षा पठन के माध्यम से प्राप्त जो ज्ञान है वो स्थायी होता है। प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, ऐसा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार सिद्ध है कि सुनकर के हम जितना ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं, पढ़कर के
उससे कहीं अधिक और स्थायित्व, ज्ञान की स्थायित्व हमारे को हो सकती है, कि ज्ञान का जो स्थायित्व है वो हमारे को प्राप्त हो सकता है। आगे बात करते हैं कि श्रवण के दौरान जो त्रुटियां रह जाती है, जो त्रुटियां या कमियां रह गई उन्हें पठन के माध्यम से दूर किया जा सकता है। उन्हें पठन के माध्यम से दूर किया जा सकता है। दूर किया जा सकता है। दूर किया जा सकता है। श्रवण के माध्यम से, श्रवण के दौरान हो सकता हो कि जब पढ़ाया जा रहा हो, शिक्षक के द्वारा कुछ बोला गया हो, छात्र किसी कारणवश उसको नहीं सुन पाया हो, कोई आसपास में कोई कोलाहल हो रहा हो, जिस वजह से या उसमें कोई भी समस्या छात्र के सामने हो सकती है, तो वो होने वाली समस्या के कारण वो नहीं सुन पाया हो ठीक से, तो उसको दूर करने में भी सहायता इसके माध्यम से हमारे को प्राप्त हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, उनका जो निवारण है, उनका निवारण पठन के माध्यम से किया जा सकता है। और अब हम बात करते हैं जो पठन की जो मुद्रा है, पढ़ने की जो मुद्रा है, उसको प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये सामान्य जानकारी थी कि पठन कौशल किसे कहते हैं और पठन कौशल का जो मुख्य उद्देश्य हैं वो क्या है, पढ़ कर के अर्थ ग्रहण करना, ये मुख्य उद्देश्य हैं। इनको इन 4 पंक्तियों में स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। अब है जो पठन की जो शैली है, उसको प्रभावित जो करने वाले जो रूप हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। किसको? पठन को। पठन की जो मुद्रा है, अब बात करते हैं पठन की मुद्रा को। पठन की मुद्रा को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व या शैली, कुछ भी कहा जा सकता है, वो 2 प्रकार की है। आपके पठन को, जो पठन की जो मुद्रा है, जिस रूप में आप किसी लिखित अंश का पठन करते हैं, वो 2 प्रकार से प्रभावित होती है। जो पहली चीज़ क्या है, पहली तो है पठन की जो मुद्रा है, पठन की मुद्रा है, और दूसरी है पठन की जो शैली है। जो दोनों इनको प्रभावित करते हैं पठन की प्रक्रिया को। पठन की मुद्रा नहीं है, पठन की प्रक्रिया को। पठन की प्रक्रिया को, पठन की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं। पहला है पठन की मुद्रा, पहला है पठन की मुद्रा। स्थिति, आपके द्वारा जो वाचन किया जा रहा है, उस वाचन की वास्तविक स्थिति क्या है, किस स्थिति में आपके द्वारा वाचन का कार्य किया जा रहा है, वो प्रभावित करता है। इसमें क्या होता है कि पठन की मुद्रा बालकों को सिखाया जाता है। पठन की मुद्रा में बालकों को यह सिखाया जाता है कि यह सिखाया जाता है, बालकों को यह सिखाया जाता है कि
किस मुद्रा में अर्थात खड़े होकर या बैठकर, खड़े होकर या बैठकर किस प्रकार पठन हो, आँखों से कितनी दूरी पर पुस्तक हो, कितनी दूरी पर पुस्तक हो, आदि चीज़ों का ज्ञान पठन की मुद्रा को बताते समय अध्यापक के द्वारा दिया जाता है। आगे है आँखों से कितनी दूरी पर हो, फिर है पुस्तक को कैसे पकड़ा जाए, पुस्तक को पकड़ने की सही विधि, किस प्रकार से पुस्तक को पकड़ना चाहिए, या प्रकार का ज्ञान, पुस्तक को कैसे पकड़ना चाहिए, आँखों से कितनी दूरी पर पुस्तक होनी चाहिए, खड़े होकर के पढ़ना चाहिए या बैठ कर के पढ़ना चाहिए, है ना। भावानुकूल पठन हो, भावानुकूल पठन की जानकारी आदि दी जाती है। इसके अंतर्गत जानकारी पठन की मुद्रा में इन चीज़ों की जानकारी अध्यापक के द्वारा दी जाती है। क्या है, बालकों को ये सिखाया जाता है कि पुस्तक को खड़े होकर के नहीं पढ़ना चाहिए, या खड़े होकर के पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, बैठे होकर के पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, आँखों से कितनी दूरी पर पुस्तक होनी चाहिए, भावों के अनुरूप होनी चाहिए, पुस्तक को कैसे पकड़ना चाहिए, आदि चीज़ों की जानकारी पठन की मुद्रा में दी जाती है। दूसरा जो पठन की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो है आपकी पठन की शैली। दूसरा है पठन की शैली, दूसरा कारक है पठन की शैली। पहले बात हो गई मुद्रा की, तरीका किस तरीके से आप पढ़ते हैं। अब बात है शैली की, जो विभिन्न शिक्षण सामग्रियों को विभिन्न शिक्षण संबंधित पाठ्य सामग्री जिसका आपको पठन कार्य करना है, उस पाठ्य जो सामग्री है, पाठ्य सामग्री को सही लय, गति, विराम चिन्ह पूर्वक उचित आरोह अवरोह, चिन्ह पूर्वक उचित आरोह अवरोह पूर्वक उच्चारण स्थानों के अनुसार पठन हेतु सिखाया जाता है, पठन हेतु सिखाया जाता है। ये चर्चा हमारी पहले हो चुकी है कि गद्य को यदि हम पद्य की तरह पढ़ेंगे तो पठन कौशल बाधित होगा, पद्य को यदि हम गद्य की तरह पढ़ेंगे तो भी हमारा पठन कौशल बाधित होगा। ये पठन कौशल की सामान्य जो विशेष सामान्य जानकारी थी कि पठन की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले दो तत्व हैं,
एक तो पठन की मुद्रा, किस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए उसकी जानकारी दी जाती है, और पठन की शैली, मुद्रा आपकी ठीक होगी तो निश्चित रूप से कुशलता आपको प्राप्त होगी। उसके पश्चात आपकी पढ़ने की जो शैली है, जिस पाठ्य वस्तु का पठन आपके द्वारा किया जा रहा है वो सही यति लति यति गति लय विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करते हुए, निश्चित उच्चारण स्थानों का प्रयोग करते हुए यदि हम उनका प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे कौशल को वह मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं पठन कौशल के जो प्रमुख उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों की चर्चा करते हैं। मिटा दूँ इसको। जितना पढ़ो उतना कम है, कौशलों का जो ज्ञान है वो अथाह है। आपको केवल भावों को समझना है। यदि आपने कौशल के भावों को समझ लिया है तो आप बहुत आसानी से इनके उत्तर, जो भी आपके परीक्षा के अंदर कौशलों से संबंधित प्रश्न आते हैं, उनका आप बहुत आसानी से उत्तर देने में समर्थ हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं पठन कौशल के उद्देश्य। पठन कौशल के उद्देश्य, सबसे पहला जो उद्देश्य होगा पठन कौशल का वो क्या होगा? जो प्राथमिक स्तर के छात्र हैं, गति लयपूर्वक किनका ज्ञान? उच्चारण, गति लयपूर्वक उच्चारण सामर्थ्य का संपादन करना। गति लयपूर्वक उच्चारण सामर्थ्य संपादन, ये उद्देश्य हैं किसके लिए? प्राथमिक स्तर हेतु। प्राथमिक स्तर हेतु गति लयपूर्वक उच्चारण सामर्थ्य, निश्चित गति से छात्रों के स्तर के अनुसार हमें पठन करना चाहिए। एक प्राथमिक स्तर का छात्र है, उसको पढ़ाते समय हम यदि तीव्र गति से पढ़ते हैं तो छात्र जो भाव हैं उनको नहीं समझ पाएगा। शब्दों की शुद्धता अशुद्धता के अंदर द्वंद्व की स्थिति होगी, अर्थात जो हम जिस कौशल में छात्र को प्रखर बनाना चाहते हैं वो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए गति लयपूर्वक उच्चारण का सामर्थ्य संपादन करना पहला है। दूसरा है समान गति से पठन सामर्थ्य। समान गति से पठन सामर्थ्य, समान गति से पठन सामर्थ्य संपादित करना। एक समान गति से पढ़ना है। पहली पंक्ति तीव्र ध्वनि में या तीव्र गति से पढ़ दी, दूसरी पंक्ति को बिल्कुल धीरे से पढ़ा, हाँ, तीसरी को कुछ शब्द तेज कुछ धीरे, तो उससे क्या होगा? एक पठन का जो क्रम है, पठन का जो रूप है वो प्रभावित होगा, और उसके प्रभावित होने से हमारा जो कौशल है, जो हमारा शिक्षण कार्य है वो भी प्रभावित होगा। तीसरा है भावों के अनुकूल। भावों के अनुकूल तथा अभिनयपूर्वक, भावों के अनुकूल तथा अभिनयपूर्वक जो पठन का कार्य होगा, अभिनयपूर्वक पठन किया जाना चाहिए। कि कौन से स्तर पर? माध्यमिक स्तर के छात्रों हेतु, अर्थात जो हमें पढ़ाना है, जो पढ़ रहे हैं, उनका भाव स्पष्ट होना चाहिए और अनेक प्रकार के पात्रों के अनुसार अभिनय का हमें प्रयोग करते हुए पठन करना चाहिए, जिससे माध्यमिक स्तर के छात्रों में पठन कौशल में कुशलता में प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होती है। फिर तीसरी है सृजनात्मक। अगला है सृजनात्मकता का विकास। सृजनात्मकता का विकास हो, चिंतन मनन स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास हो, स्वाध्याय की
स्वाध्याय की प्रवृत्ति के विकास हेतु हमारा पठन का कार्य हो। कौन सा पठन का कार्य हो? सृजन की हो और जो चिंतन और मनन की शैली, चिंतन और मनन और स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास छात्रों में हो सके और पढ़कर के छात्रों को आनंद की अनुभूति हो, आनंदानुभूति योग्य पठन। ये कौन से स्तर के लिए होता है? उच्च स्तर के छात्रों के लिए। उच्च स्तर हेतु उच्च स्तर के छात्रों के लिए ये पठन कौशल के उद्देश्य हैं। आगे है पढ़कर भावों को ग्रहण करना, पढ़कर भावों को ग्रहण करना। जो हम पढ़ रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, उसमें निहित तत्व क्या है, उन सभी तत्वों की जानकारी अर्थात भावों को ग्रहण करने की योग्यता संपादित होने पर ही पठन कौशल के उद्देश्य हैं वो पूर्णता को प्राप्त होते हैं। तो ये थे पठन कौशल के प्रमुख उद्देश्य हैं। ध्यान रखना है, पढ़कर के अर्थ को ग्रहण करना पठन कौशल का प्रमुख उद्देश्य कहलाता है। मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं, पठन कौशल के माध्यम से छात्रों के अंदर यति गति लय पूर्वक उच्चारण का जो सामर्थ्य है वो संपादित होता है। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए ये पठन कौशल मुख्य भूमिका अदा करता है। समान गति से पठन का सामर्थ्य उनमें विकसित हो सकता है। भावों के अनुरूप तथा अभिनय पूर्वक पठन करने से छात्रों के अंदर अभिनय कुशलता और भावों को समझने की कुशलता का विकास होता है। ये माध्यम स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी है। सृजनात्मकता का विकास, चिंतन मनन का और स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास और आनंद की प्राप्ति ये उच्च स्तर पर उपयोगी है। और पढ़कर के किसी भी पद के या वाक्य के या किसी पाठ्य वस्तु के भावों को ग्रहण करने का जो सामर्थ्य है वो संपादित करना पठन कौशल का प्रमुख उद्देश्य हैं। ये मुख्य हमारे पठन कौशल के उद्देश्य थे। अब हम प्रारंभ करते हैं जो पठन के प्रकार हैं, उन पठन के प्रकारों पर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि कई बार ये प्रश्न पठन के बारे में पूछा हुआ भी है। रीट में हो, चाहे रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे एमपी टेट हो, पठन से संबंधित कई बार प्रश्न पूछा जाता है। देखो, अब है पठन के प्रकार। अपन चर्चा करते हैं पठन के प्रकार। पठन के प्रकारों की हम चर्चा करते हैं। जो पठन होता है वो उसका जो प्रकार है ये अभिव्यक्ति के आधार पर है। अभिव्यक्ति के आधार पर ये पठन के प्रकार हैं। ध्यान है, मैंने आपको प्रारंभ में कौशलों का परिचय देते समय मैंने बताया था कि हमारे जो 4 कौशल हैं, एक तो है श्रवणम, दूसरा है भाषणम, तीसरा है पठनम। तीसरा कौशल हम पढ़ रहे हैं और चौथा है लेखनम। देखो, मैंने कहा था कि बुद्धि के जो इनपुट हैं, बुद्धि के इनपुट कहलाते हैं श्रवणम, अर्थात बुद्धि अंदर लेती है कहीं पर सुन करके, तो श्रवणम है। और दूसरा है पठनम। ये दोनों बुद्धि के इनपुट हैं। और भाषणम यानी बोलना और लेखनम यानी लिखना। तो बोलना और लिखना ये दोनों अभिव्यक्तात्मक कौशल में आते हैं। और श्रवणम और पठनम ये दोनों ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। तो अभिव्यक्ति के आधार पर हम यदि पठन के प्रकार की बात करते हैं
तो पहला प्रकार है सस्वर पठन। सस्वर पठन या वाचन, पठन का मतलब ही वाचन होता है। सस्वर पठन या वाचन पठन, दो प्रकार है। पहला है सस्वर पठन, दूसरा कौन सा है? दूसरा प्रकार है मौन पठन। दूसरा है मौन पठन। बिना किसी आवाज़ के जो पठन कार्य संपादित किया जाता है वह मौन पठन किया जाता है। यति, गति, लय, विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करते हुए जो पठन किया जाता है वो सस्वर पठन कहलाता है। अब सस्वर पठन की बात करते हैं तो इस सस्वर पठन के अंतर्गत भी उपभेद हैं, जिनमें पहला है आदर्श वाचनम। पहला है आदर्श वाचन, एक ऐसा वाचन जो छात्रों के समक्ष आदर्श को स्थापित करे, छात्र उनको देख करके कुछ सीखे, अनुकरण करे, वह कहलाता है आदर्श वाचन। और ये आदर्श वाचन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? अध्यापक के द्वारा। आदर्श वाचन का कार्य अध्यापक के द्वारा किया जाता है। आदर्श वाचन के उपरांत जो दूसरा जो सस्वर पठन है, अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन दूसरा है। अनुकरण वाचन किसके द्वारा किया जाता है? छात्र के द्वारा। अनुकरण वाचन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? छात्र के द्वारा। अध्यापक के द्वारा जिस प्रकार से आदर्श वाचन प्रस्तुत किया गया था उसी को महसूस करके, आत्मसात करके, और जब छात्र के द्वारा जो वाचन किया जाता है वो अनुकरण वाचन कहलाता है। और तीसरा है समवेत वाचन। तीसरा है समवेत वाचन। तीसरा है समवेत वाचन। ये वाचन है जो किनके द्वारा किया जाता है? छात्रों के द्वारा। कब, कैसे? समूह में, समूह में छात्रों द्वारा। समूह में छात्रों द्वारा जो वाचन किया जाता है, समूह में छात्रों के द्वारा जो वाचन किया जाता है वो समवेत वाचन कहलाता है। एक छात्र के द्वारा जो किया जाता है वो अनुकरण वाचन कहलाता है, और अध्यापक द्वारा जो किया जाता है वो आदर्श वाचन कहलाता है। ये सस्वर पठन के जो प्रकार हैं। पठन की बात करते हैं तो अभिव्यक्ति जो कौशल है, अर्थात जो पठन का जो प्रकार है वो अभिव्यक्त्यात्मक है। हमारे जो भाव हैं उनको प्रकट करने का एक माध्यम है। अभिव्यक्ति का मतलब हमारे शब्दों विचारों को हम प्रकट करते हैं, तो उसके आधार पर जो पठन है, पठन के दो प्रकार हैं। पहला है सस्वर पठन और दूसरा है मौन पठन। सस्वर पठन 3 प्रकार का होता है, एक आदर्श वाचन, दूसरा अनुकरण वाचन और तीसरा समवेत वाचन। अब यदि इसी तरीके से हम बात करते हैं मौन पठन की बात करते हैं तो मौन पठन भी 3 प्रकार का होता है। मौन पठन भी 3 प्रकार का होता है और सस्वर पठन भी 3 प्रकार का होता है। मौन पठन के अंतर्गत जो पहला है सामान्य पठन। पहला है सामान्य पठन। सामान्य रूप से जो वाचन का कार्य संपादित किया जाता है वो सामान्य मौन पठन। सामान्य मौन पठन। सामान्य मौन पठन पहला है सामान्य मौन पठन। दूसरा है गंभीर अवस्था में किया जाने वाला गंभीरतापूर्वक गंभीर मौन पठन। गंभीर मौन पठन। और जो तीसरा है जो द्रुत पठन, द्रुत मौन पठन। द्रुत मौन पठन 3 प्रकार है। देखो नाम से स्पष्ट है कि सामान्य मौन पठन बिल्कुल सामान्य रूप से बिना किसी ध्वनि के शांत होकर के केवल किताब को, पुस्तक को सामने रख कर के मन ही मन जो अध्ययन किया जाता है, मन ही मन जो पठन किया जाता है वो सामान्य मौन पठन किया जाता है। गंभीर मौन पठन का मतलब क्या है? मौन पठन का मतलब बिना आवाज़ किए हुए जो पठन कार्य होता है वो मौन पठन होता है। सामान्य रूप से केवल एक बार पुस्तक को पढ़ना है, उस पर कोई चिंतन मनन नहीं करना है, वो सामान्य होता है। लेकिन गंभीर मौन पठन, गंभीर का मतलब होता है कि बिना आवाज़ के उसके भावों को समझते हुए
उस पाठ्य वस्तु में निहित जो भाव हैं उन भावों को समझते हुए जो पठन किया जाता है वह गंभीर मौन पठन कहलाता है। और द्रुत मौन पठन की बात करते हैं, द्रुत मौन पठन की बात करते हैं तो तेज गति से जो पठन किया जाता है वह द्रुत मौन पठन कहलाता है। ये जो तीनों प्रकार का जो है जो मौन पठन है वो किनके लिए उपयोगी है? उच्च स्तर के जो है, जो उच्च स्तर हेतु, ये तीनों किसके लिए उपयोगी है? उच्च स्तर के छात्रों हेतु, उच्च स्तर हेतु, उच्च स्तर के छात्रों के लिए ये मौन पठन उपयोगी है। उसमें क्या होता है, इससे क्या होता है, उच्च स्तर के छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है। स्वाध्याय प्रवृत्ति विकास, स्वयं पढ़ने की जो प्रवृत्ति है, स्व अध्याय की जो प्रवृत्ति है उसका विकास होता है। और मुख्य भावों को, भावों को आत्मसात, मुख्य भावों को आत्मसात करने के कौशल का विकास होता है, करने के कौशल का विकास। पाठ्य वस्तु का जो केंद्रीय भाव है, मुख्य भाव है, उस भावों को पढ़ कर के या उस भावों का वाचन करके उसको आत्मसात करना, हृदयंगम करने का जो कौशल है उसका विकास होता है। और चिंतन मनन शक्ति का विकास होता है, चिंतन मनन शक्ति का विकास होता है, चिंतन मनन, चिंतन मनन शक्ति का विकास, चिंतन मनन शक्ति का विकास होता है, चिंतन मनन शक्ति का विकास होता है। ये हमारे जो थे पठन के प्रकार हैं। अब हम चलते हैं पठन के कौशल में हम किस प्रकार से अभिवृद्धि कर सकते हैं, पठन के कौशल में हम दक्षता किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, उनकी जो प्रमुख विधियां हैं, पठन कौशल अभिवृद्धि की जो विधियां हैं उन विधियों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। अब मिटा दूँ इसको। पठन कौशल अभिवृद्धि विधया, पठन कौशल अभिवृद्धि हेतु विधियां। किस प्रकार से हम पठन कौशल में अभिवृद्धि कर सकते हैं, उनके लिए हम शिक्षण के दौरान किन किन शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सकते हैं जिनके माध्यम से पठन कौशल का जो विकास हो सकता है। पहला है वर्ण विधि। पहला कौन सा है? वर्ण या अर्थावबोधन विधि। पहला है वर्ण या अर्थावबोधन, वर्ण या अर्थावबोधन विधि, वर्ण या अर्थावबोधन विधि। दूसरी है पद विधि। दूसरी विधि कौन सी है? पद विधि। दूसरी है पद विधि, दूसरी है पद विधि। तीसरी है वाक्य विधि, तीसरी है वाक्य विधि। और चौथी है कथा विधि, चौथी है कथा विधि, चौथी है कथा विधि। कोई विशेष बात नहीं है। वर्णमाला के एक एक वर्ण का परिचय प्रदान करना वर्ण अर्थावबोधन विधि के अंतर्गत आता है। क्या है? वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण का ज्ञान, प्रत्येक वर्ण का ज्ञान। सर्वप्रथम छात्र को वर्णमाला के एक एक वर्ण का ज्ञान कराया जाता है और अर्थावबोधन विधि के अंतर्गत। फिर है एक एक पदों का ज्ञान,
पहले वर्णों का ज्ञान, फिर वर्णों के माध्यम से पद निर्माण का सामर्थ्य संपादित करना, और पदों के माध्यम से, अनेक पदों के माध्यम से, अनेक पदों द्वारा वाक्यों का ज्ञान, वाक्यों का निर्माण का ज्ञान, वाक्यों के निर्माण का ज्ञान कराना, अनेक प्रकार के वाक्यों का निर्माण करना, और फिर उन वाक्यों का प्रयोग करते हुए, अर्थात वाक्यों को जोड़कर कथा निर्माण ज्ञान संपादित करना, कथा निर्माण ज्ञान संपादित करना। पहले वर्ण का ज्ञान, उसके पश्चात पद का ज्ञान, फिर वाक्य का ज्ञान, और उन वाक्यों के माध्यम से छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ करके एक पूरी कथा का जो ज्ञान कराया जाता है वह कथा विधि कहलाती है। सामान्य यदि हम परिचय की बात करते हैं तो वर्णों के माध्यम से छोटे छोटे पदों का निर्माण करके दीर्घ से दीर्घतर पदों का ज्ञान छात्रों को कराया जाता है। पदों के ज्ञान होने के पश्चात वाक्यों का ज्ञान कराया जाता है, और वाक्य ज्ञान के उपरांत क्या होता है कि अनेक प्रकार के चित्रों की सहायता से कथा विधि के अंतर्गत क्या होता है, अनेक प्रकार के जो चित्रों के माध्यम से छात्र को वाक्य निर्माण, मतलब चित्रों के माध्यम से कथा सुनाई जाती है। अध्यापक के द्वारा छात्रों को एक चित्र बना दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा प्यासा कौवा की कहानी देखी होगी आपने, तो उसमें चित्र के माध्यम से एक पात्र में जल थोड़ा है, कौवा जाता है, पत्थर उठाता है, पत्थर उसमें डालता है, पानी ऊपर आ जाता है। तो उस चित्रों के माध्यम से चित्र का वर्णन करके कथा को सुनाया जाता है, और फिर सुना करके छात्रों को छोटे छोटे वाक्य लिखने के लिए कहा जाता है कि अब इस कथा के ऊपर आप छोटे छोटे वाक्य लिखो। वाक्य लिखने से छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है और उनका वाचन कौशल में दक्षता छात्र प्राप्त करते हैं। ये हमारे पठन कौशल की जो 4 प्रमुख विधियां थी जिनका अध्ययन हमने किया। कोई विशेष बात नहीं है, आपको केवल पठन के प्रकार ध्यान रखना है और पठन कौशल की अभिवृद्धियां हैं, केवल इनका सामान्य परिचय आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो पाठक होते हैं, अर्थात पढ़ने का जो कौशल होता है, कैसे हम हमारे समझ में आएगा कि यह उत्तम पाठक है और यह अदम पाठक है। मिटा दूं, अब हम पाठक की बात करते हैं कि एक अच्छे पाठक में, एक अच्छे वाचन कौशल में जो दक्ष है उसके कौन कौन से गुण हैं। उन गुणों की यदि हम चर्चा करते हैं तो जैसे बात करते हैं श्रेष्ठ पाठक के गुण। श्रेष्ठ पाठक के गुण। श्रेष्ठ पाठक में कौन कौन से गुण होना आवश्यक है। देखो, श्रेष्ठ पाठक में गुण होना चाहिए, एक तो मधुरता, जो भी उसके द्वारा पढ़ा जा रहा है, पढ़ने की जो ध्वनि है वो मधुर होनी चाहिए, कर्णप्रिय होनी चाहिए, श्रवण इंद्रियों को आनंद की अनुभूति हो, ऐसा उसका पठन होना चाहिए। अक्षरों की जो अभिव्यक्ति है वो स्पष्ट होनी चाहिए। अक्षरों की अभिव्यक्ति स्पष्ट होनी चाहिए। अक्षरों की अभिव्यक्ति स्पष्ट हो। पदों का विच्छेद करके पढ़ना चाहिए। पदों का विच्छेद करके पढ़ना चाहिए। बड़े बड़े सामासिक पदों को, संधि युक्त पदों को विच्छेद करके पढ़ने से छात्रों को उस शब्द को सीखने में सुगमता होती है। और पाठक का जो स्वर होना चाहिए वो अच्छा स्वर होना चाहिए, कर्कश ध्वनि उसकी नहीं होनी चाहिए। दूसरा है
पढ़ते समय धीरता हो, पढ़ते समय धीरता का परिचय पाठक को देना चाहिए। जल्दीबाजी के अंदर पठन कार्य नहीं करना चाहिए। 1 2 3 4 5 और एक जो अंतिम गुण है लय, धीरता और लय, ये जो 6 गुण हैं वो पाणिनि के अनुसार है। पाणिनि के अनुसार अष्टाध्यायी के प्रणेता पाणिनि ने श्रेष्ठ पाठक के जो 6 गुण हैं वो 6 गुण बताए गए हैं। उसको यदि श्लोक की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि पाणिनि शिक्षा के अंदर श्रेष्ठ पाठक के जो गुण हैं, पाणिनि शिक्षा के अनुसार श्रेष्ठ पाठक के जो 6 गुण हैं, देखो क्या कहा गया है। माधुर्यम अक्षरम व्यक्ति, पदच्छेदस्तु सुस्वरः, धैर्यम लय समर्थम च सड़ेते पाठका गुणः। ये 6 गुण हैं। मधुरता हो, अक्षरों की अभिव्यक्ति स्पष्ट हो, पदों का विच्छेद हो, अच्छा स्वर हो, धीरता हो और लय, ये 6 गुण उसमें होने चाहिए। दूसरा है, ये श्रेष्ठ पाठक के गुण हो गए। तो जब एक श्रेष्ठ पाठक के गुण है तो दूसरा पाठक है अदम पाठक, जिसमें ये 6 गुण नहीं होंगे, जिसमें ये ऊपर वाले 6 गुण नहीं होंगे, वो अदम पाठक कहलाएगा। अदम पाठक के जो गुण हैं या दोष हैं, कुछ भी कह दो, वो हम बात करते हैं कि पहला है गीत को गद्य की तरह पढ़ना, गीत को गद्य की तरह पढ़ना। जो अदम पाठक होगा वो क्या करेगा, गीत को किसकी तरह पढ़ेगा, गद्य की तरह पढ़ेगा। दूसरा है अत्यंत तीव्रता से पढ़ेगा, अत्यंत तीव्रता से पढ़ेगा, अत्यंत तीव्रता से पढ़ेगा, तेज गति से वह पढ़ेगा। फिर है पढ़ते समय सिर हिलाना, पढ़ते समय सिर हिलाना, पढ़ते समय सिर हिलाना, पढ़ते समय सिर हिलाना। फिर है कि बिना विचारे जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा पढ़ना, बिना विचारे जैसा लिखा है वैसे का वैसा पढ़ना। बिना शब्दों पर सोच विचार किए हुए जैसा लिखा गया है वैसा का वैसा पढ़ना है। बिना अर्थ को जाने पढ़ना, बिना भावार्थ जाने पठन, बिना भावों को जाने पठन कार्य करने वाला। और अंत में है अल्पकंठ से, अल्प कंठ से धीरे धीरे बोलना, अल्पकंठ से धीरे धीरे बोलना, अल्पकंठ से धीरे धीरे बोलना। गीत को गद्य की तरह पढ़ना, अत्यंत तीव्रता से पठन, पढ़ते समय सिर को हिलाना, बिना सोच विचारे जैसा लिखा है वैसा का वैसा पढ़ना और बिना भावार्थ जाने पढ़ना और अल्पकंठ से धीरे धीरे बोलना। इसको कहा गया है कि गीति शीघ्री, गीत को शीघ्रता से गद्य की तरह पढ़ना। सिर कंपो, सिर को कंपायमान करना, सिर को हिलाना। फिर है यथा लिखित पाठक है, जैसा किसी ने लिख दिया है वैसा का वैसा पढ़ना। और अनर्थज्ञ हो, बिना भावार्थ को जाने पठन करने वाला है। और क्या है, अल्पकंठस्थ, धीमे स्वर में मंद गति से पढ़ना। ये जो है ये सड़ेते पाठका अधमः, ये अदम पाठक के ये 6 गुण हैं। या 6 गुण तो नहीं है,
अदम पाठक के मतलब ये दोष हैं। ऐसा पाठक जिसमें ये 6 चीज़ें देखने को मिलती है, उसके पठन में निश्चित रूप से दोष देखा जाता है। ये हमारा जो तीसरा कौशल था, पठन कौशल। बार बार कह रहा हूँ, ध्यान रखना, भाषा के जो चारों कौशलों का क्रम यही है। नंबर तीसरा, तीसरे नंबर का कौशल है पठन कौशल। प्रश्न को किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, भाषा का तीसरा कौशल कौन सा है? पठन कौशल। पठन कौशल किससे संबंधित है? कौन से कौशल से संबंधित है? अभिव्यक्त्यात्मक कौशल से संबंधित है। तीसरा है पठन कौशल का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? पढ़कर के भावों को ग्रहण करना, पठित्वार्थ ग्रहणम, ये पठन कौशल का उद्देश्य है।